नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। जैसा कि आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स का जो ऑप्शंस होता है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी चाहे एग्ज़ाम हो, वहाँ पर करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे करंट अफेयर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, उन सभी में ये करंट अफेयर्स एक अपना अलग ही रोल प्ले करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी के टाइम पे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 17 ऑफ अगस्त के बाद से होगा, तो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स एक अपना बड़ा ही अलग रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर वो किसी भी साल में हो रहा है तो उसके पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम के डेट से पीछे के 6 महीने का जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं वही पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। कुछ पेपर्स में 6 महीने से ज़्यादा के भी, मतलब कि साल भर तक का भी पूछा जाता है, लेकिन जनरली जो 6 महीने तक का करंट अफेयर होता है वही पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर जनवरी 2022 से लेकर के आज यानी कि जुलाई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका एक पूरा का पूरा यहाँ पे कंपाइलेशन यहाँ पे लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग करेंगे और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके के प्रश्न आपसे करने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को या तो आप ओरली यहाँ पे याद कर लो, या फिर आप इसका पीडीएफ हमें मेल कर देना और कमेंट कर देना, मैं इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जीके का पोर्शन है वो यहाँ पर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। ये प्रश्न अभी के टाइम में लाइमलाइट बना हुआ है, क्योंकि अभी 2022 में भारत ने अपना एक राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति, जो कि 15वां राष्ट्रपति चुना है। रामनाथ कोविंद जी को अब मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके जगह पे अब दूसरे नए राष्ट्रपति बनी हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। और आपको पता होना चाहिए ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति इसके पहले भी बन चुकी हैं, बट ये आदिवासी महिला हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वो 20 जून 1958 को हुआ था। इनका जन्म स्थान मयूरभंज ओडिशा में है। ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अभी नई नई बनी है और क्योंकि ये काफ़ी मतलब डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि उनका जन्म कब 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 हुआ, जन्म स्थान क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, वो किस जनजाति से, क्योंकि वो एक आदिवासी हैं तो वो जनजाति कौन सी है, तो वो संथाल संथाल जनजाति है। इसके अलावा ये इनसे पहले और कौन कौन से पदों पर रही हैं उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो इसमें से हो सकता है कि वो पहले इसके पहले झारखंड की राज्यपाल रही हैं 2015 में। ठीक है। तो ये सारी चीजें इनसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखती हैं, यानी कि बीजेपी से ये लीडर रही हैं। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। इसके अलावा इनसे संबंधित अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर अलग से भी वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हो। तो वहां से आप इनके ऊपर जो डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने अलग से बना रखा है, वो भी आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने यहाँ पर रणजी ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ बताया गया कि मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी में हुए फाइनल मुकाबले में 6 विकेट से हरा करके इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु को यहाँ पर 6 विकेट से हरा दिया। ठीक है। मुंबई के जो बल्लेबाज थे सरफराज खान, उनको यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए रणजी ट्रॉफी का मैन ऑफ द टूर्नामेंट खिताब से नवाजित किया गया। इन्होंने इस सीजन में 982 रन बनाए थे। ठीक है। और ये जो रणजी ट्रॉफी का जो संस्करण था वो 87वां था।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा गया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे थे शिवसेना के, तो उनके साथ में कुछ उनके विधायकों ने साथ छोड़ दिया, और जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं रही, और उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री वहां के बने हैं वो एकनाथ शिंदे जी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं, और इन्होंने उद्धव ठाकरे का जो स्थान ले लिया है। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा गया कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया। ठीक है, देखिए विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया, 21 जुलाई, 19 जुलाई, 22 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 22 जुलाई। हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो दिमाग से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति सचेत करना है। इस बार का जो थीम था, देखिए जो भी दिवस मनाया जाता है उसका थीम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको थीम को भी ध्यान में रखना है। ब्रेन जो दिवस था, मस्तिष्क दिवस, उसका जो थीम बनाया गया ब्रेन हेल्थ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो इतने भी दिवस होते हैं उनको एक पेपर पे लिखोगे, और उनके साथ में जो उनका थीम है वो भी आप जरूर नोट डाउन करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वह है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस गैस निगम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो देखिए जितनी भी महारत्न कंपनियां होती हैं उनके जो निदेशक होते हैं, सीईओ होते हैं, वो जब भी चेंज होते हैं, अगर नए बने होते हैं हाल फिलहाल में, तो अगर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, विनायक पई का, राजर्षि गुप्ता, श्री राम चौलिया या राजेश तलवार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजर्षि गुप्ता। राजर्षि गुप्ता जो है वो ओएनजीसी के, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। इन्होंने अलेक गुप्ता का स्थान ग्रहण किया हुआ है। ओएनजीसी यानी कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसका हेड क्वार्टर कौन था। ठीक है, या फिर जो नए सीईओ बने हैं वो किसके स्थान पर उन्होंने स्थान ग्रहण किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछा गया है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ना। तो महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम है उस्मानाबाद, उसका नाम अब बदल दिया गया है। तो उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, गौतम बुद्ध नगर, धाराशिव, संभाजी नगर या माखन नगर। तो देखिए यहाँ पर उस्मानाबाद जो शहर है उसका नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान पर रखा गया था, जो कि अब उसे बदल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पूछा गया है, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, खास करके जो साहित्य, लिटरेचर, कविता, इन सभी क्षेत्रों में जो हर एक साल जो अवार्ड दिए जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना चाहिए। तो मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए 31वें जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया है, राहुल भारद्वाज, मोहन कौशल, रामदरस मिश्र या नारायण प्रधान। तो देखिए 31वां सरस्वती सम्मान 2021 जो है वो रामदरस मिश्र जी को दिया गया है, उनकी रचना मैं तो यहाँ हूँ। तो भारतीय साहित्यकार रामदरस मिश्र को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से उन्हें सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कारों में से एक है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित विषयों में दिए जाते हैं। तो देखिए भारत की कुल 12 अनुसूचियों में से जो 8वीं अनुसूची है वो भारत में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख करती है, जो कि 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। ठीक है, इन्हीं भाषाओं पर ही सरस्वती सम्मान दिया जाता है हर एक साल। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, संदीप कुमार गुप्ता, यादविंदर सिंह, संजीव मेहता या फिर रोहन उपहासनी। ठीक है, तो गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। ठीक है,
इन्होंने मनोज जैन का स्थान ग्रहण किया है। गेल की बात करें तो गेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, गेल भी एक महारत्न कंपनी है। इस वजह से इन कंपनियों के जो भी सीईओ बनते हैं उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? ठीक है, तो अभी एक ड्रोन का अनावरण किया गया है जिसका नाम है वरुण, और इसका अनावरण जो है उसको किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये है कि वरुण जो है वो क्या है? तो वो एक मानव रहित ड्रोन है। और प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो मानव रहित ड्रोन वरुण है उसका जो इनॉग्रेशन जो है वो किसने किया है? तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आपको बताना है कि इस ड्रोन को किस कंपनी ने बनाया है। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये जो वरुण जो मानव रहित ड्रोन है इसका जो निर्माण है वो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने किया है जो कि मुंबई में अवस्थित है। तो भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण को मुंबई में स्थित भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने विकसित किया है। भारत में निर्मित एस पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऐसे प्रश्न, क्योंकि कुछ इस तरीके से ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछ जाने की काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखें, और साथ में जो मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे वरुण ड्रोन के बारे में अगर पूछा जाए तो उसकी क्या खासियत है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि वरुण ड्रोन जो है इसकी जो रेंज होती है वो 25 किलोमीटर की है, और यह 130 किलोग्राम वजन का पेलोड उठा करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसकी उड़ान की जो समय सीमा है वो 25 से 33 मिनट तक की है। ठीक है, चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है स्वदेश बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू किया है ना? तो देखिए स्वनिर्भर नारी योजना किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, मेघालय, असम या उड़ीसा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम। असम राज्य सरकार ने स्वदेश बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। स्वनिर्भर नारी योजना के तहत असम राज्य सरकार बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगा। ठीक है, तो आजकल जो गवर्नमेंट है वो सीधे जो निर्माण करता है उनके साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहती है, और इसी वजह से तरह तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए वो उनसे कनेक्ट कर पाती है, ताकि जो बीच में आने वाले बिचौलिए होते हैं जो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार या फिर उससे संबंधित जो पैसे की लेन देन है उसमें घपलेबाजी करा जाता है, उन चीज़ों से इनको राहत मिल जाएगी। तो अब जो हथकरघा वस्तुएं होंगी, जो छोटे जो कारीगर्स होंगे उनसे सीधे सरकार जो है वो इन चीज़ों को खरीद सकेगी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इसमें पूछा गया है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए भारत नवाचार सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश। तो देखिए कर्नाटक ने यहाँ पर प्रथम स्थान ग्रहण किया है कुल 19.5 अंक हासिल करके। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं तो नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में कर्नाटक ने 29.37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडियन सस्टेनेबल इंडेक्स आप बोल सकते हो, जिसमें इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रयास से तथा उसके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और ये रैंकिंग क्रमशः होती है। यहाँ पर अगर हम पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें मणिपुर जो है वो श्रेष्ठ स्थान पर आया है जिसमें 19.3 अंक ग्रहण किया है। वहीं अगर हम केंद्र से शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ इसमें प्रथम स्थान पे रहा है जिसने यहाँ पे 27.88 अंक प्राप्त किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया कि द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर
नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, तो देखिए द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जो बुक्स काफी ज्यादा चर्चे में रहती हैं और हाल फिलहाल में अगर उन्हें नई लॉन्चिंग हुई है तो ऐसे बुक्स को भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं को काफी टाइम से दे रहे होंगे तो आपको इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर जो पुस्तक है उसकी जो लेखिका है उनका नाम है धृति सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? ठीक है, तो देखिए इंडिया में आरएनए से डेवलप्ड हुई जो वैक्सीन है वो अभी पहली बार ही बनी है स्वदेशी, क्योंकि इसके पहले जितने भी वैक्सीन्स बनी थी वो डीएनए के आधार पर बनी हुई थी। तो यहाँ पे mRNA के बेसिस पर बनी हुई कोविड-19 जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस है जेमकोवैक्स 19, कोवैक्स 19, जाइकोव डी 19 एंड कोविफेनांस 19। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, जेमकोवैक्स 19। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीजीसीआई ने गेमकोवैक 19 नामक भारत में विकसित पहली स्वदेशी mRNA कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को पुणे में स्थित जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है। ठीक है, इस वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है 28 जून, 25 जून, 29 जून और 30 जून। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 जून को हर साल मनाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो 30 जून 1908 को हुई साइबेरिया त्रुगस्टका घटना की वर्षगांठ पर आयोजित की जाती है। इस इतिहास में धरती पर सबसे हानिकारक घटना इसे माना जाता है। इस बार का जो थीम था 2022 का वो क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जितने भी दिवस होते हैं उनके थीम जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप थीम भी साथ में याद रखते चले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैप स्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? देखिए जिन प्रश्नों को आंसर आपको खुद से आ रहे होंगे उन प्रश्नों के आप आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, और आप चेक करिएगा कि आप यहाँ पर कराए जाने वाले सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सही आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कैप स्टोन नामक जो अंतरिक्ष यान है उसको लॉन्च किसने किया है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं नासा, इसरो, जास्का एंड रॉसकॉस्मोस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, यानी कि नासा ने यहाँ पर कैप स्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है जो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि नासा जो है वो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। वहीं इसरो की बात करें तो ये इंडिया की है, और जाक्सा जो है वो जापान की है, रॉसकॉस्मोस जो है वो रसिया की है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें पूछा बताया गया है कैप स्टोन का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है साइक्लिनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है इसने इस कैपस्टोन को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है जो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला है। अंतरिक्ष यान के बारे में अगर देखें तो देखिए अंतरिक्ष यान जो है वो न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट पर लॉन्च किया गया। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है, और अभी के टाइम पे जो इसके अध्यक्ष हैं विल नेल्सन है। ऑलरेडी ये जो अध्यक्ष के बारे में है, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे जो नासा के अध्यक्ष से संबंधित है। विल नेल्सन का प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसीलिए आपके आने वाले जो एग्जाम है जैसे आरआरबी ग्रुप डी के जो पेपर आने वाला है उसमें भी इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को
किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि एक ऐसी योजना है जिसमें जो है स्टूडेंट को इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज वो दोबारा कर सकें और उसी प्लास्टिक का यूज करके वो दोबारा से मार्केट जाएं तो उन्हीं प्लास्टिक का ही यूज करें सामानों को खरीदने में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये योजना यहाँ पर लेकर के आई गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग योजना को शुरू किया है। यह योजना युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास कहाँ से सफलता परीक्षण किया है। ठीक है, तो डीआरडीओ के एक स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन है जिसका नाम है अभ्यास। तो इसका सफलता पूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। कहाँ से? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदीपुरा उड़ीसा से यहाँ पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो देखिए डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का अभ्यास सफल परीक्षण किया हुआ है। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन जिसका नाम अभ्यास है उसको डीआरडीओ ने वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ये डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, नए नए जो इन्वेंशन होते हैं उससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय छात्रों के योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट सिटी सूचकांक दिया गया है, मतलब एक ऐसी सिटी के बारे में बताया जाएगा जहां पर एक बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट जो है वो वहां से बन करके निकलते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं सियोल दक्षिण कोरिया, लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसकी सूची में नंबर 1 स्थान है वो है लंदन, ब्रिटेन। ठीक है, क्या है कि क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में लंदन को 100 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, यह सूचकांक छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने गए छात्रों की सहूलियत के आधार पर तय की गई है। ठीक है, इस विश्व रैंकिंग में मुंबई 103वें स्थान पर है। ठीक है, अगर हम इंडिया के शहरों की बात करें तो इसमें मुंबई जो है वो टॉप पे है, यानी भारत में मुंबई टॉप पे है और पूरे विश्व में यह 133वें नंबर पर रहा है। इसके अलावा बेंगलुरु 114वें नंबर पे और चेन्नई जो है वो 125वां स्थान ग्रहण किया है। सूची में शीर्ष स्थानों की बात करें तो लंदन जो है प्रथम स्थान पर है 100 अंक के साथ में। दूसरे नंबर पे सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है और म्यूनिख जो कि जर्मनी का है, ये दोनों ही दूसरे स्थान पर बने हैं 95.1 अंक के साथ में। और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड की सिटी है उसको 95 अंक मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो क्योंकि जो टेनिस टूर्नामेंट खासकर से ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के, उसमें से सभी प्रश्न जो बनते हैं साल में जो 4 बार ग्रैंड स्लैम होते हैं, चाहे वो यूएस ओपन हो, विंबलडन हो, फ्रेंच ओपन हो या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, इनके जो विजेता होते हैं उनके नाम जरूर पूछे जाते हैं। और उन्हीं विजेताओं में से एक है जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने पिछले साल सभी चारों मतलब ग्रैंड स्लैम अवार्ड को जीता था। लेकिन अब उनका रिकॉर्ड कुछ अलग बन चुका है जिसमें उन्होंने सभी चारों मैचों को लेकर के 80 मैच वहां पे उन्होंने जीता है जितने भी ग्रैंड स्लैम अवार्ड होते हैं। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। खासकर ग्रैंड स्लैम को आपको याद रखना है कि कौन कौन से ग्रैंड स्लैम इस बार 2022 में हुए हैं और उसको कौन जीता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच ने टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम, ये चारों ग्रैंड स्लैम जो कि आपको पता होना चाहिए कि यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन होते हैं, इसमें इन्होंने कुल 80 मैच जीतने वाले ये
पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच ने यह उपलब्धि लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया के सुन वू को हराकर हासिल किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है ना। तो देखिए नेशनल डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जून या फिर 2 जुलाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का वो है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है ना। आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, मेघालय और झारखंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बताया कि निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में लॉन्च किया है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र 26 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसकी औसत निवेशक टिकट जो है वो 25,000 रुपए की है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को लॉन्च करने का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की नेतृत्व स्थिति को मजबूत करना है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र यानी कि जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एनर्जी या फिर बायोडिग्रेडेबल एनर्जी जिसे बोलते हैं, जो कभी खत्म ना हो ऐसी एनर्जी, यानी कि जो सूरज से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसे हम अक्षय ऊर्जा में काउंट करते हैं। तो इस क्षेत्र में भारत अपने आप को बहुत ज्यादा आगे विकसित करना चाहता है। ठीक है, इस वजह से इन सभी क्षेत्रों में आज के समय में बहुत सारा वर्क हो रहा है और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये C-53 नंबर का जो यहाँ पे रॉकेट है उसे कहाँ से लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, नोदन प्रणाली अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ज्यादातर जो इसरो है अपने जो रॉकेट है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि PSLV है, जिसको इसरो ने यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन सैटेलाइटों के नाम है इस तरीके से DSEO, न्यू सारा एंड स्कूब 1। ठीक है, तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में मे भी ये पूछा ना जाए, लेकिन इस बार जैसे कि आपने देखा था RRB NTPC का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इंडिया ने एक अमेजोनिया नाम का सैटेलाइट जो था लॉन्च किया था जो कि ब्राजील का था, तो उसमें अमेजोनिया कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है भारत ने जिसका नाम था अमेजोनिया, वो पूछ दिया गया था। इसीलिए आप इसे जरूर याद रखें क्योंकि हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर इसको लाइक करिए। अगर आपने अभी तक देखा है तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम की इम्पोर्टेंट कितना ज़्यादा है आप इसे समझ सकते हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं जब भी कवर करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाएँ। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आज का, तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो देखिए काशी यात्रा योजना को जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और मणिपुर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक राज्य ने काशी यात्रा योजना की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें पूछ बताया गया है कर्नाटक राज्य सरकार ने
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत तीर्थयात्रियों को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपए की नगद सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि काशी जो विश्वनाथ धाम है वो काफी ज्यादा फेमस है और बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो अ, भारत के क्षेत्रों और उसके अलावा बाहर से भी यहाँ पे हर साल आया करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या नाम हो गया है? तो देखिए जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसको नैमा सेवा के नाम से भी जाना जाता था, इस पोर्ट का नाम बदल दिया गया है। तो आपको बताना है कि उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। ऑप्शन ए है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, श्री वेंकटेश्वर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वीर त्रिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि डी डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल करके डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ और शहरों का भी नाम बदले गए हैं। उसमें से एक है औरंगाबाद, जिसका नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। और अभी मैंने आपको प्रश्न में कराया था उस्मानाबाद, जिसका नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया है। ठीक है, तो इन नामों को आप याद रखें, बदले हुए नामों को पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे कर होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022 यानी कि जीएसटी डे 2022 कब बनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी जो जब पारित हुआ था वो डेट था 1 जुलाई। ठीक है, तो इस वजह से हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष ये 5वां जीएसटी दिवस बन रहा है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि वस्तु एवं सेवा कर जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत बाजार बनाता है। अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो कि डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं लगता बल्कि वस्तुओं पर लगता है, सेवाओं पर लगता है और जिसका पेमेंट आप करते हैं। जैसे कि अगर कोई पैकेट आप खरीद रहे हो किसी बिस्किट का, तो वो आप बिस्किट के पैकेट की प्राइस देते हो, लेकिन उस पर ऑलरेडी टैक्स लगा होता है जो कंपनी आपसे ही वसूलती है उसके दाम में इंक्लूड करके। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आने के लिए बहुत सी संभावनाएं बनी हुई है। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला जो भारत जो है वो दुनिया का 161वां देश है, यानी कि भारत से पहले 160 ऐसे देश थे जहां पर जीएसटी पहले से ही लागू हो चुकी थी। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो केरल है। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी परिषद का जो गठन है वो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा 279 ए। ठीक है, भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विजय केलकर समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें बताया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना? तो सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है विवेक जौहरी, नितिन गुप्ता, प्रसून जोशी या फिर संजीव बजाज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नितिन गुप्ता जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे नितिन गुप्ता जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान ग्रहण कर लिया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना जो थी वो 1 जनवरी 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप इसको लाइटली नहीं लेंगे, आप इसको याद करेंगे। इनकी स्थापना, सीईओ, फुल फॉर्म्स, ये सब एग्जाम में आपके पूछ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन निगम सेवा को मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो मो बस सेवा है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और इसी सेवा को
प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा द्वारा सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ बताया गया कि उड़ीसा राज्य सरकार की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को कोविड-19 से दुनिया के बेहतर ढंग से उबरना में किए गए प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दुनिया को कोविड-19 से बेहतर तरीके से उबरने में मदद करने के लिए 10 नवाचारों को मान्यता देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं। पूछा गया है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है, ये आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन है लिस्बन पुर्तगाल, नैरोबी केन्या, पेरिस फ्रांस और ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिस्बन पुर्तगाल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है। इस सम्मेलन की मेजबानी केन्या और पुर्तगाल की सरकारों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें और चीजें दी गई हैं। इस सम्मेलन के जरिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ज्यादा नवाचारी व विज्ञान आधारित समाधान को अपनाने के लिए की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि महासागरों का टिकाऊ प्रबंधन किया जा सके। आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में जो प्रदूषण का जो सबसे बड़ा खतरा जो है वो जलीय जीवों पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि समुद्र में जितने भी कचड़े हैं दुनिया भर के देशों द्वारा डाल दिए जाते हैं। इससे वहां के जलीय जीव जो हैं काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो उन्हीं चीजों को प्रबंधन करने के लिए इस तरह के सम्मेलन जो है वो किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जितेंद्र सिंह, जो कि एक केंद्रीय मंत्री है, और ये इस सम्मेलन का दूसरा ही संस्करण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2022 कब मनाया गया था। ठीक है। तो देखिए इस बार जो था अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग जो था वो कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। 27 जून, 25 जून, 24 जून और 26 जून। तो इसका जो इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 जून। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 27 जून को अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास और भारत और सतत विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इस दिवस का थीम क्या था। तो देखिए इसका थीम था रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग, MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे पूछा गया है, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जी स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइन की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है जी स्टीम पावर, जो परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए एक कंपनी के साथ समझौता कर रही है। तो वो कौन सी कंपनी है उसका नाम आपको बताना है। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नई दिल्ली। ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जी स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्म, जिसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि भेल के नाम से जानते हैं, जिसके साथ 16.5 करोड़ डॉलर यानी कि 1288 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो इकाई है वो गोरखपुर, हरियाणा और कर्नाटक में विकसित की जा रही है। इन इकाइयों से कुल मिलाकर के 8.4 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए की मुक्त बिजली यहाँ पर उत्पादन होगा। ठीक है। इसमें 14 करोड़ घरों को बिजली मिल सकेगी। वेल के बारे में जानते हैं। देखिए वेल जो है वो एक महारत्न कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है। ऑप्शन है जापान, भारत, ईरान, मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज जापान। ठीक है। तो जापान जो है एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में
19 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पे रहा है। इसमें जापान ने 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 रजत और 8 कांस्य पदक भारत ने इसमें जीता था। ठीक है, तो जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि ओलंपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सॉरी कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें भारत की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रह रही है। भारत ने पहले दूसरे दिन भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें चानू ने, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में लेकर के आई थी। ठीक है, तो भारत के लिए काफी ज्यादा एक अच्छा मोमेंट रहा है। और अभी जो कॉमनवेल्थ अभी चल रहा है 8 अगस्त तक चलेगा, ऐसे में कई सारे मेडल्स और आते ही जा रहे हैं। तो इन कॉमनवेल्थ गेम में जो भी प्लेयर्स हैं जो मेडल्स लेकर के आ रहे हैं भारत के लिए, एक भारत का जो है नाम हो वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो इन सभी प्लेयर्स से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका भी लिंक यहाँ मैंने आई बटन में दे दिया है, आप उसे देखिए। उसमें मैंने कॉमनवेल्थ गेम में अभी तक जो भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीता है उनके बारे में तथा कॉमनवेल्थ गेम के हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अभी कॉमनवेल्थ गेम में क्योंकि ये चल रहा है, तो फाइनली कितने मेडल्स एट द लास्ट तक भारत जीत सकेगा और कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं उनसे संबंधित अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सभी प्लेयर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके आने वाले आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें अगर कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, खासकर भारतीय खिलाड़ियों के बारे में और भारत की क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में, तो आप उसे डेफिनेटली कर सके। तो जरूर आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वहां यहाँ मैं हमेशा लेकर के आता हूँ, तो आप उनसे रूबरू रहें, अपडेट रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्यात पोर्टल की बात करें तो किसने लॉन्च किया है, राजनाथ सिंह, अमित शाह, किशन रेड्डी और नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो निर्यात का यहाँ पे क्या मतलब है आपको समझ लीजिए, नेशनल इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर ही पा सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो G7 यानी कि ग्रुप 7 यानी कि 7 देशों का एक समूह है, जिसका 48वां शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किस राज्य, किस देश के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं जिसमें दिया गया है कि जर्मनी जो है 48वें शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य निर्माण करना है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। अब हम कुछ G7 के बारे में भी जान लेते हैं कि G7 है क्या आखिर। तो देखिए G7 जो है वो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1976 में, सॉरी 1976 में जो है वो कनाडा इसमें शामिल हो गया था, जिसके बाद से इसका नाम G7 कर दिया गया है। G7 सदस्यों की बात करें तो इसमें देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान और ताजिकिस्तान। तो देखिए नूरी जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस
का प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यह पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है ना। देखिए ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है। ऑप्शन है 23 जून, 20 जून, 22 जून और 21 जून। ठीक है, तो आप इसका करेक्टली आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दैट इज 23 जून, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो 2022 की क्या है वो आपको याद रखना है। देखिए इसका जो थीम है इस बार टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पूछा गया कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है। ठीक है, तो भारत का रैंकिंग बतानी है। कौरसेरा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की क्या स्थान रही थी। ठीक है, यहाँ भारत की जो स्थान है वो 68वां नंबर स्थान रहा है। कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर है, जबकि एशिया में भारत की जो रैंकिंग है वो 19वां स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रौद्योगिकी प्रवीणता का स्तर 38% से बढ़ा करके 46% हो गया है और भारत ने अपनी स्थिति को 6 स्थान मजबूत कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में यह बताया गया कि 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों को आकर्षित करता है। इसके बारे में ये रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों की जब बात करें तो यहाँ पे प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है और थर्ड पर बेल्जियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसे जरूर पूछेंगे क्योंकि आज के टाइम पे जो है जो भी सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाले जो हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं या भी कोई भी सरकारी संस्थान है वो परीक्षाओं में आ सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का जो पहला हवाई अड्डा है वो कौन है। ऑप्शन नंबर है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें बताया गया है कि तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए तिब्बत जो है अभी एक चीन का प्रांत है, लेकिन ये अपने आप को एक ऑटोनोमस प्रांत समझता है। ठीक है, इस वजह से यह दुनिया भर में अपने सम्मेलन इनके लोग जो है वो करते हैं। तो विश्व सांसद सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, पेरिस फ्रांस, ब्रुसेल बेल्जियम और वाशिंगटन अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाशिंगटन अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन तथा धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे किस देश में खोजी गई है। ठीक है, ऑप्शन है कंबोडिया, डेनमार्क, फिनलैंड और इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज कंबोडिया। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कंबोडिया संबंधित। तो देखिए इसमें दिया गया दुनिया में सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे जो मछली है वो कंबोडिया में खोजी गई है। यह मछली कंबोडिया के मेकांग नदी के मैटमैले पानी में निकली है। इस मछली की लंबाई 13 फीट है और इसका वजन जो है वो 300 किलोग्राम है। यह मछली 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई और विशाल कैटफिश से ये 6.8 किलोग्राम ज्यादा भारी है। ठीक है,
तो ये है आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा है वो बताना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह या फिर पोर्ट ब्लेयर। देखिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब आपको समझना है कि लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट होता क्या है। तो देखिए जिस तरीके से भारत में जब ब्रिटिश रूल चलता था तो उस समय पे आपने देखा होगा लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, यानी कि जमींदारी प्रथा चलती थी। कुछ उसी तरीके से इस पोर्ट को भी करा गया है, जिसके तहत जो है जी मालिक कोई और है, लेकिन उस पोर्ट पे काम करने के लिए, टैक्सेशन के लिए और वहां पे जितने भी शिपिंग्स होगी उन सब की जिम्मेदारी होगी किसी कंपनी को दी जाएगी, यानी कि उसे लीज पर दिया जाएगा और वो कंपनी ही उस पर काम करेगी। उसके आधार उसके द्वारा उससे जो भी टैक्स कलेक्शन होंगे, जो भी इनकम होगी, उसका कुछ पार्ट वो गवर्नमेंट को देगी। तो इस तरीके से मॉडल को हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आप इनको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। तो इस तरीके से आप प्लीज इस चैनल को, आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं, मैं ये 6 महीने के प्रश्नों में से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को यहाँ पे कराया हूँ। इसके अलावा अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे मिलते हैं इन वीडियोस को लेकर के, तो मैं और भी, क्योंकि 6 महीने में सिर्फ 40 प्रश्न नहीं होते हैं, मैंने चुन चुन के प्रश्नों को किया है। लेकिन अगर और भी आप प्रश्नों को, अगर आप चाहते हैं कि मैं लेकर के आऊँ, तो डेफिनेटली और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम लेकर के आएंगे। उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। इसके अलावा जो भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो आज के टाइम पर करंट अफेयर्स को लेकर के, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के बनाया, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देखिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।